नमस्कार दोस्तों, 5 मार्च 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात की जाएगी भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन की जो फेज 3 के जो ट्रायल रिजल्ट्स हैं उनके बारे में बहुत सारे डाउट्स रहे हैं। तो यहाँ पे भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसके फेज 3 जो ट्रायल के रिजल्ट्स उसके बारे में बातचीत करी जा रही है। और जितना यहाँ पे बताया जा रहा है उस हिसाब से तो देख के ये लग रहा है कि जो कोवैक्सीन है वो ये जो एस्ट्राजेनेका वाली कोविशील्ड है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली जो कोविशील्ड वाली वैक्सीन है, उससे बेटर समझ में आ रही है अगर आप फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट्स देखते हो। तो क्या आए हैं यहाँ पे फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट्स कोवैक्सीन के, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे क्लियरिंग अ लो बार, अभी रिसेंटली स्पेक्ट्रम ऑक्शंस हुए हैं और उन स्पेक्ट्रम ऑक्शंस से सरकार को लगभग 77,815 करोड़ रुपीस मिले। ओवरऑल जो स्पेक्ट्रम ऑफर में था, अगर वो पूरा बिक जाता तो सरकार को लगभग 4 लाख करोड़, टू बी प्रिसाइज 3.92 लाख करोड़ मिलते। लेकिन सरकार को उम्मीद थी कि फर्स्ट राउंड में केवल 45 से 50,000 करोड़ मिलेंगे। तो 45 से 50,000 करोड़ की जो उम्मीद थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, उसके रिस्पेक्ट में सरकार को मिल गए 77,800 करोड़ रुपीस। तो मतलब सरकार की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वहां पे उसको स्पेक्ट्रम एलोकेशन में पैसा मिल गया है। लेकिन केवल 3 मेजर प्लेयर्स ने इन स्पेक्ट्रम एलोकेशंस में, इन स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में पार्टिसिपेट किया है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है स्पेक्ट्रम ऑक्शन के प्रोसेस के साथ, सरकार को क्या नया करना चाहिए इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए, 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम का काम क्या है और ये यहाँ पे बिका क्यों नहीं, इसके रिस्पेक्ट में मैंने पहले कौन सी वीडियो बना रखी है, इसके रेफरेंसेस के साथ मैं आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा। फिर इंडिया का रिलेशन यूएस के साथ क्या होगा, खासकर बाइडेन के आने के बाद। और एक्चुअली बाइडेन के आने के बाद भी नहीं, अमेरिका में एक बहुत इन्फ्लुएंशियल लॉट है इंडियन अमेरिकन का, और ये इंडियन अमेरिकन धीरे धीरे अमेरिका के गवर्नेंस सिस्टम में भी घुस रहे हैं। आपने अगर नाम सुना हो तो कुछ बहुत फेमस नाम है, जैसे कि एक नाम है रोहित खन्ना, एक नाम है राजा कृष्ण मूर्ति, एक नाम है प्रमीला जयपाल, एक नाम है डॉक्टर एमी बेरा। जो प्रेसिडेंट मोदी जी की सरकार है, उस सरकार के अगेंस्ट अगर सबसे ज्यादा वोकल स्टेटमेंट किसी तरफ से आए हैं तो ईडी इंडियन अमेरिकन की तरफ से आए हैं। और इंडियन अमेरिकन हमेशा से एक बहुत की रोल प्ले करते रहे हैं इंडिया और अमेरिका के रिश्तों के लिए। तो यहाँ पे इन इंडियन अमेरिकन का क्या बोलना है, कौन से बेसिस पे इंडिया की सरकार को आने वाले समय में अपने रिलेशंस को अमेरिका के साथ अच्छा करना पड़ेगा, इंडिया की सरकार अपने रिलेशंस को अमेरिका में अच्छा करने के लिए अभी के लिए क्या कर रही है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे खासकर बाइडेन के रहते क्या क्या करने की जरूरत है, इन सब चीज़ों की बात करी गई है। फिर वेस्ट बंगाल में राइट विंग गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, इसके बारे में मैं देखिए अभी आपसे बात नहीं करूंगा, और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। एंडिंग द वॉर इन यमन, जिसके बारे में पहले एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का रेफरेंस भी मैं आपको दे दूंगा और हल्का सा एक ब्रीफ रिवीजन कर लेंगे इसका, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस। और अ ईयर ऑफ ब्रेथलेस कोचिंग इन साइंस रिपोर्टिंग, यहाँ पे बस यही बात की जा रही है कि भाई कोविड-19 की वैक्सीनेशन प्रोसेस के चलते अभी रिसेंटली यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के चलते 2 इन्फेंट बच्चों की कोयम्बटूर तमिलनाडु में मृत्यु हो गई। इन इन्फेंट बच्चों को वैक्सीन दी गई और वैक्सीन देने के 24 घंटे के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। तो ये न्यूज उतनी कवर नहीं करी गई है। तो यहाँ पे हेल्थ जर्नलिस्ट का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज को इस आर्टिकल में बताया गया है कि व्हाई जर्नलिज्म इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, कि भाई वैक्सीनेशन लेने का प्रोसेस, वैक्सीनेशन लेने के बाद के साइड इफेक्ट्स, इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कौन लेके आते हैं, ये हेल्थ जर्नलिस्ट लेके आते हैं। तो हेल्थ जर्नलिस्ट का रोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बात करी गई है। तो टोटल अगर आप देखो तो 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। एनसीईआरटी की 6 से 12 की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी काफ़ी सारी कंप्लीट कर रखी है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर रेफर कर सकते हो। लक्ष्मीकांत मॉडर्न हिस्ट्री भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हो, सही लगे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, और जो भी दूसरे मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी पीडीएफ के लिए। तो सबसे पहले एफिशिएंसीज 2, यहाँ पे कोवैक्सीन नाम की जो दवाई है भारत बायोटेक की, इसकी बात हो रही है। अगर आप बात करो भारत बायोटेक कोवैक्सीन की, तो देखिए पहली इंटरिम जो एनालिसिस है ऑफ फेज 3 ट्रायल्स इन इंडिया ऑफ भारत बायोटेक, ये थोड़ी सी प्रॉमिसिंग लग रही है। क्यों प्रॉमिसिंग लग रही है? क्योंकि भाई 80.6% वैक्सीन एफिशिएंसी निकल के आ रही है फेज 3 ट्रायल्स की फर्स्ट इंटरिम एनालिसिस के हिसाब से, जब इस भारत बायोटेक की कोवैक्सीन वैक्सीन के ट्रायल्स लेके आए गए। सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है
कि भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन, इसको इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया गया और फेज 3 ट्रायल्स के जो डाटा रिजल्ट्स हैं उनको पब्लिश नहीं किया गया। तो सरकार को इस बात पे काफी क्रिटिसाइज किया गया कि आप लोगों की हेल्थ को स्टेक पे लगा रहे हो। सरकार ने पहले बोला था कि हम आपकी हेल्थ को स्टेक पे नहीं लगा रहे। यहाँ पे कोविड 19 के क्योर के लिए कोवैक्सीन को आपने देना शुरू कर दिया और कोवैक्सीन के बाद आप देखिए वैक्सीन को रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया गया है। रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल देने के 2 महीने बाद इस वैक्सीन के डाटा को अभी पब्लिक किया गया, फर्स्ट इंटरिम एनालिसिस के डाटा को। ठीक है भाई, यहां पे जो वैक्सीन की एफिशिएंसी है वो कौन से बेसिस पे मेजर की जाती है? तो देखिए, पहली डोज दी आपने वैक्सीन की, फिर दूसरी डोज दी वैक्सीन की। दूसरी डोज देने के 2 हफ्ते बाद आपको मॉनिटर किया जाता है। फिर यह भी देखा जाता है कि आपको जो कोविड था वो माइल्ड था या मॉडरेट था या सीवियर था। तो आपका कोविड कौन सा था? आपको पहली डोज दी, दूसरी डोज दी और दूसरी डोज के 14 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद वो आपको चेक करेंगे कि हाँ भाई आपकी क्या परफॉर्मेंस, और उसके बेसिस पे वैक्सीन की एफिशिएंसी को डिसाइड किया जाएगा। अब देखिए, जो इंटरिम एनालिसिस कराई गई, फर्स्ट एंड पॉइंट फेज 3 ट्रायल में जो सबसे पहले 43 कोविड केसेस में ये जो कोवैक्सीन का ट्रायल हुआ है उसमें 36 केसेस में प्लेसेबो दिया गया, ठीक है ना भाई, और 7 केसेस में वैक्सीन दी गई। प्लेसेबो का मतलब आप जानते हो ना कि हुआ ये कि 43 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जिनको कोविड 19 था। 43 लोगों में से 36 लोग, सबको ये बताया गया कि हम आपको वैक्सीन दे रहे हैं। अब इसमें से 36 लोगों को दी गई आपकी एक प्लेसेबो। प्लेसेबो मतलब कि नमक का पानी घोल के आपको दे देंगे या फिर कोई भी नॉर्मल सी आपको दवाई दे देंगे जो कि कोविड 19 की वैक्सीन नहीं होगी। और 7 लोगों को यहाँ पे रियल में वैक्सीन दी गई। प्लेसेबो इसलिए दिया जाता है कि एक इंसान को आपने दवाई दी और एक इंसान को आपने दवाई नहीं दी, और दोनों लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसको देखना जरूरी है। जो दवाई दे रहा है केवल उसी को पता है कि किसको दवाई मिली, किसको दवाई नहीं मिली है। जिसको दवाई मिल रही है, जो हेल्थ वर्कर्स वहां पे ये सब चीजें कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता है, ठीक है ना भाई। वो बस रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं, उनको एक जैसी शीशा दे दी गई है, शीशों के अंदर दवाई है नहीं है उनको नहीं पता, ना पेशेंट्स को पता है। जो लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं बस उनको पता है कि हाँ भाई इसको प्लेसेबो दिया गया था, इसको दवाई दी गई थी, और इसके बेसिस पे फाइनली जो रिजल्ट निकल के आते हैं उससे वैक्सीन की एफिशिएंसी डिसाइड होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कोवैक्सीन के बहुत वाइड स्प्रेड ट्रायल्स नवंबर से चालू हैं, उनके रिजल्ट अभी आने बाकी हैं। लगभग 25,800 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ये ट्रायल चल रहे हैं। तो आगे आने वाले कई महीनों में कोवैक्सीन के बहुत, आप कह सकते हो, एक्सपेंडेड ट्रायल के रिजल्ट्स बाहर निकल के आएंगे। इन 25,800 पार्टिसिपेंट्स में आधों को वैक्सीन मिलेगी और आधों को प्लेसेबो मिलेगा। तो अभी तो पहला इंटरिम एनालिसिस आई है, आगे आने वाले समय में और इंटरिम एनालिसिस निकल के आएंगी कोवैक्सीन की एफिशिएंसी को लेके। अभी के लिए जो छोटे मोटे लॉट पे 80.6% की एफिशिएंसी निकल के आ रही है, देखा जाए तो ये खुशी की बात है। खुशी की बात क्यों है? क्योंकि एस्ट्राजेनेका और कोविशील्ड की जो वैक्सीन एफिशिएंसी थी, ठीक है भाई, फर्स्ट इंटरिम एनालिसिस पे वो 55.1% थी। यहां पे हम आपको ये बता दूं कि कोविशील्ड की वैक्सीन पहले डोज के बाद अगर दूसरा डोज देना है तो दूसरा डोज 4 से 6 हफ्तों के बाद दिया जाता है। कोवैक्सीन में क्या हो रहा है कि पहला डोज दिया गया तो दूसरा डोज आपको लगभग 28 दिन बाद दिया जाएगा, या फिर कह लीजिए 6 हफ्ते से कम में दिया जाएगा। ओके, तो पहला डोज दिया गया और दूसरा डोज या तो 28 दिन या फिर 6 वीक से कम में। तो पहली एंट्री एनालिसिस जब कोविशील्ड की आई थी तब भाई 55.1% एफिशिएंसी थी कोविशील्ड वैक्सीन की। कोवैक्सीन की 80.6% एफिशिएंसी निकल के आ रही है। एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड की वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है वो आगे के एंट्री एनालिसिस में बढ़ती गई है। कोवैक्सीन की कितनी बढ़ेगी वो तब पता चलेगा जब सब्सिक्वेंट सेकंड इंटरिम एनालिसिस, थर्ड इंटरिम एनालिसिस की रिपोर्ट निकल के आएगी ऑफ कोवैक्सीन। बस प्रॉब्लम कोवैक्सीन वैक्सीन के साथ यही है कि इसका इमरजेंसी यूज अप्रूवल दे दिया गया और फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट्स बाहर नहीं आए थे। इसलिए आज तक आप देखोगे कि केवल जितने भी वैक्सीनेशन के शॉट्स दिए गए हैं उसमें से 10% ही लगभग कोवैक्सीन के हैं। फिर अगर आप बात करो तो कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल में एक और अच्छी बात है कि लगभग 2433 पार्टिसिपेंट 60 साल की उम्र की इमेज के हैं और लगभग एज के हैं, और लगभग 4,500 लोग, 4,500 पीपल वो लोग हैं जिनकी एज ज्यादा है या फिर जिनको कोई बीमारी है, जिनको बहुत ज्यादा बीमारी है, बहुत सीवियर प्रकार की बीमारी है, ठीक है ना। तो उनको अभी के लिए कोविड की ये जो फेज 3 ट्रायल की वैक्सीन है कोवैक्सीन की, ये नहीं दी जा रही है। ओके,
तो ये सब बातें यहाँ पे हैं। तो मतलब ओवरऑल अभी के लिए जो कोवैक्सीन के ट्रायल्स चल रहे हैं वो ट्रायल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब एक्सपेंसिव कहने मतलब है कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव तरीके से चल रहा है। तो अब जो ट्रायल रिजल्ट्स निकल के आएंगे कोवैक्सीन के, वो एक बहुत बड़े लॉट पे होंगे, और अगर बहुत बड़े लॉट पे होंगे तो आप उनकी एफिशिएंसी पे भरोसा कर सकते हो। हालांकि अभी के लिए जो 80% वाला रिजल्ट निकल के आया है ये एक छोटे लॉट पे निकल के आया है। फिर आगे बात करते हैं, ये जो फेज 1 डाटा है आपका कोवैक्सीन का ट्रायल्स का, ये कहाँ छपा है? ये छपा है द लैंसेट इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है ना भाई। एंड अ प्रीप्रिंट ऑफ द फेज 2 ट्रायल, कोवैक्सीन अपीयर्स टू बी सेफ एंड हाईली इम्यूनोजेनिक। सुनने में आ रहा है कि भाई जो कोवैक्सीन है काफी सेफ है, इम्यूनोजेनिक है, और ब्रिटेन का जो हाईली इन्फेक्शियस वेरिएंट है B.1.1.7, इसके अगेंस्ट भी कहीं ना कहीं जो कोवैक्सीन वैक्सीन है वो थोड़ी इफेक्टिव मानी जा रही है। अगर आप बात करो इंडिया में वैक्सीनेशन की, तो इंडिया में 3 मार्च तक टोटल 1.6 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी गई है, दोनों शॉट्स को मिला दो। इस 1.6 करोड़ में केवल 10% कोवैक्सीन है, 90% कोविशील्ड है। अभी की डेट में अगर आप देखो तो जो मैक्सिमम वैक्सीनेशन में शॉट दिया जा रहा है वो कोविशील्ड का दिया जा रहा है, और लोगों के अंदर भरोसा भी कोविशील्ड के लिए है, कोवैक्सीन के लिए भी उतना नहीं है। फिर यहाँ पे ये बात भी फिर से वही बात बोली जा रही है कि जो पहली इंटरिम एनालिसिस है उसमें केवल 43 केसेस को एनालाइज किया गया, उसमें से भी 36 केसेस प्लेसेबो के हैं और 7 केसेस आपके रियल वैक्सीन वाले हैं, ठीक है भाई। तो वैसे तो देखा जाए ये जो इंटरिम एनालिसिस हुई है ये बहुत छोटी है व्हेन कंपेयर्ड टू दूसरी वैक्सीन के एनालिसिस जो कि बाकी कंट्रीज में कराए जा रहे हैं और दूसरे देशों के रेगुलेटर्स ने अप्रूव किए हैं। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ह्यूमन ट्रायल्स में और एनिमल स्टेजेस में फेज 3 में ये वैक्सीन थोड़ी बहुत तो इफेक्टिव पाई जा ही रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है सरकार को। सबसे पहले तो DCGI है, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, जो हमारा रेगुलेटर है, उसको क्या करना चाहिए कि जो रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया है ना आपको कोवैक्सीन को, इसको आप कोविशील्ड के बराबर कर दो। अब तक क्या है कि अगर आपको कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन लेनी है इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन के प्रोसेस में, तो कुछ एडिशनल प्रिकॉशंस रखे गए, जैसे कि वैक्सीनेशन से पहले, खासकर तब जब आपको कोवैक्सीन की वैक्सीन दी जा रही है, एक साइंड कंसेंट आपसे लिया जाता है कि अगर कुछ साइड इफेक्ट्स हो गए तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज कि जब भी आपको कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन दी जाती है उसको बोला जाता है क्लिनिकल ट्रायल मोड, समझ गए। तो कुल मिला के कोविशील्ड के रिस्पेक्ट में कोवैक्सीन को थोड़ा डिसएडवांटेज में रखा गया है। कोवैक्सीन से देने से पहले जो पर्सन है उसकी कंसेंट ली जाती है, क्लिनिकल ट्रायल मोड लिखा हुआ होता है। तो इससे होता यह है, इससे लोगों के दिमाग में एक फैक्टर आता है कि जो कोवैक्सीन है वो कोविशील्ड से कम एफिशिएंट है। अब यहाँ पे ऑथर ये बोल रहा है कि भाई सेकेंड वेव आने वाली है कोरोना की, तो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना से बचने के लिए हमारे पास बस एक यही तरीका है कि चूंकि कोवैक्सीन की जो सेफ्टी है वो यहाँ पे प्रूव हो चुकी है, तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन कोवैक्सीन की भी लोगों को दी जाए, क्योंकि कोवैक्सीन उतनी ही एफिशिएंट है जितनी की कोविशील्ड है। अब मैं इस बात के साथ वाक्य नहीं रखूंगा, रीजन भी कि जो पहली इंटरिम एनालिसिस निकल के आई है कोवैक्सीन की वो बहुत छोटे लॉट के लिए, केवल 43 लोग हैं, जिसमें से 36 तो प्लेसेबो वाले ही हैं, 7 को रियल वैक्सीन दी गई है। जब दूसरी इंटरिम एनालिसिस आई जिसमें कम से कम 1000 या 2000 लोगों के ऊपर इस वैक्सीन को टेस्ट किया गया हो, अगर वहां पे रिजल्ट्स प्रॉपर और सेफ निकल के आते हैं, तब तो ये बात बोला जा सकता है कि हाँ भाई आप एक मैसिव स्केल पे कोवैक्सीन वैक्सीन को एडमिनिस्टर करो। बट अभी ये बोल देना, क्योंकि कोविशील्ड के ठीक ठाक फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट्स आ गए, बट अभी भी कोवैक्सीन की जो फर्स्ट इंटरिम एनालिसिस आई है वो बहुत छोटे लॉट के लिए आई है। जरूरी यह है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस बनाना है लोगों का तो आप बड़े लॉट के लिए इस रिजल्ट्स को पब्लिश करें, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, ईयर लेस ऑफ ब्रेथलेस कोचिंग इन साइंस रिपोर्टिंग। तो ईयर ऑफ ब्रेथलेस कोचिंग कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब भाई सीधा सीधा है कोविड-19। फरवरी में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ, और जब ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शुरू हुआ तो भाई 2 इन्फेंट्स की मृत्यु हुई तमिलनाडु कोयम्बटूर में 24 घंटे बाद जब उनको वैक्सीन दी गई। अब अगर ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता तो भैया बहुत क्रिटिसाइजमेंट होता, बहुत इसकी मीडिया कवरेज होती। इस समय पे इतनी नहीं हुई, क्योंकि लोग ऑलरेडी कोविड-19 की वैक्सीन के साथ ऑब्सेस्ड हैं। हर कोई यहाँ पे कोविड-19 में घुसा हुआ है, किसी को कोविड-19 के अलावा समय ही नहीं मिल रहा है। तो 2 बच्चों की यहाँ अगर जान चली जाती है तो उसके ऊपर ध्यान गया, बट उतना ही नहीं गया। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि साइंस अपना रिवेंज ले रहा है। साइंस अपना रिवेंज कैसे ले रहा है बताता हूं।
जब भी वायरसेस के बारे में पहले कोई डिस्कशंस होता था, वैक्सीन के बारे में पहले कोई डिस्कशंस होता था, तो वो डिस्कशंस बंद कमरों में होता था, कुछ स्पेसिफिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के बीच में होता था, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस के बीच में होता था, हॉस्पिटल बोर्ड रूम्स में होता था, हेल्थ ब्यूरोक्रेसी में होता था। लेकिन कहीं पे भी ये डिस्कशंस बाहर की डेट में उतना नहीं होता था, सोसाइटी में उतना नहीं होता था। लेकिन जब से कोविड-19 आया तब से टेलीविजन पे डिबेट चल रहा है, ड्राइंग रूम्स में, घर में डिबेट, सोशल मीडिया पे, रोड्स पे, बच्चे तक बात कर रहे हैं कि भाई कोविड-19 की वैक्सीन में ये हो गया, कोविड-19 की वैक्सीन में वो हो गया। इस प्रकार की बातें बहुत कॉमन हो गई हैं। ठीक है, बज़ हो चुका है ये। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, पहले वैक्सीन अटेंशन ग्रैबर्स नहीं होती थी। जब से कोविड आया तब से वैक्सीन अटेंशन ग्रैबर्स हो गई, क्योंकि 7-8 महीने तो लोगों ने बस इंतजार किया है कि भाई वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन आ जाए। वैक्सीन के बारे में आजकल न्यूज़पेपर कॉलम्स में खबरें भरी रहती हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में वैक्सीन के प्रति जो जागरूकता है वो बढ़ी है। जब ओरल पोलियो वैक्सीन आई थी और उसकी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई थी, रोटरी क्लब उसमें इन्वॉल्व था, तो उस समय पे क्या हुआ था? उस समय पे भी वैक्सीन हेजिटेंसी थी। उस समय पे भी ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या ये जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये एफिशिएंट है कि नहीं है। सवाल अब भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब जो वैक्सीन हेजिटेंसी की डिबेट चल रही है वो बहुत ज्यादा चल रही है, और कहीं ना कहीं एक प्रकार की पैनिक रिपोर्टिंग हो रही है। पैनिक रिपोर्टिंग मतलब कि जब भी वैक्सीन आप देते हो तो वैक्सीन के ये साइड इफेक्ट्स हो गए। पहली बात तो क्लैरिटी नहीं होती कि जो साइड इफेक्ट हुआ वो क्लियर हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ। ऐसी सब चीजों में जो अफवाहें हैं वो बहुत फैलती हैं। तो यहाँ पे जो हेल्थ रिपोर्टर्स होते हैं, जो हेल्थ के फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं, उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि भाई जब भी कोई एडवर्स हेल्थ का इंसिडेंट होगा तो कोई लोकल अथॉरिटी या लोकल हॉस्पिटल या लोकल सरकार उसको सीधे सीधे तो मानेगी नहीं। तो अगर किसी जर्नलिस्ट को उस हेल्थ के एडवर्स इवेंट को रिपोर्ट करना है तो उसको इंडिपेंडेंटली जाके उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या सच में ऐसा इंसिडेंट हुआ है या नहीं हुआ है। और हेल्थ जर्नलिस्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं, कुछ ऐसे सेक्लूडेड, आप कह सकते हो कि लोगों के ग्रुप्स हैं जो कि वैक्सीन के प्रति उतने फोर्थ कमिंग नहीं है। खासकर ये ग्रुप्स आपको गांव, बीहड़, ट्राइबल इलाकों में ज्यादा मिल जाएंगे। दे आर नॉट वेरी मच फोर्थ कमिंग टुवर्ड्स वैक्सीन। तो यहाँ पे भी जो हेल्थ जर्नलिस्ट का रोल है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि यही हेल्थ जर्नलिस्ट जगह जगह पे जाके कवरेज करते हैं और लोगों को बताते हैं कि भाई ये वैक्सीन सेफ है, अगर आप इस वैक्सीन को लेते हो तो आपको काफी फायदा होगा। देखिए हमारे प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर साहब वैक्सीन ले रहे हैं, तो आप भी ले लो। ठीक है भाई। अब अगर आप बात करो वैक्सीन की कवरेज की, तो पास्ट में बच्चों का जो वैक्सीन कवरेज होता था, जिसको आप बोलते थे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इसकी तो कवरेज होती थी मीडिया में, लेकिन जो एडल्ट का वैक्सीनेशन होता था उसकी कवरेज नहीं होती थी। कोविड-19 में एडल्ट वैक्सीनेशन के ऊपर ध्यान आ गया, तो ओवरऑल पूरे के पूरे वैक्सीन प्रोसेस को और वैक्सीन के एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोसेस को, उसकी मीडिया कवरेज को होलिस्टिकली कवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इसलिए हेल्थ जर्नलिस्ट के सामने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आके खड़ी हुई है वो बहुत बड़ी हो गई है। और ये बड़ी इस सेंस में भी हो गई है कि आजकल अनवेरीफाइड न्यूज बहुत स्पीड से, लाइटनिंग स्पीड से लोगों के सामने पहुंचती है। व्हाट्सएप पे लोग ऐसी ऐसी खबरें पढ़ लेते हैं जो कि साइंटिफिकली किसी भी तरीके से सही नहीं है, लेकिन चूंकि वो आ जाती तो वो पढ़ लेते। तो ऐसे में जेन्युइन, सही, वेरीफाइड रिपोर्ट को कम समय में लोगों के सामने पहुंचाना ये एक बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। और इस मुश्किल टास्क को किसको करना है? हेल्थ जर्नलिस्ट को करना है। तो यहाँ पे जो साइंस रिपोर्टिंग है, जो हेल्थ रिपोर्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन के सामने आती है। बस यही बातें यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एंडिंग द वॉर इन येमेन, अ सीज़फायर इज इन एवरीबॉडीज इंटरेस्ट बट द क्वेश्चन इज हु विल ब्लिंक फर्स्ट। वैसे तो मैंने इसके बारे में पहले बात की, बेसिक आइडिया आपको और दे दूंगा। येमेन का आपको ये नक्शा दिख रहा है, ओके, दिस इज येमेन। इस येमेन की राजधानी कहाँ पे है? तो ये रही आपकी सना राजधानी। ओके, येमेन बहुत सारे हिस्सों में आज की डेट में टूटा हुआ है, कहीं पे कोई ट्राइब याद कर रहा है, इस जगह पे आपके हाउदीज राज कर रहे हैं, इस जगह पे आपका साउदर्न काउंसिल है वो राज कर रही है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। येमेन की अगर आप बाउंड्री देखो किसके साथ लगती है, तो भैया बिल्कुल ही दुश्मन देश हो रखा है इस समय पे सऊदी अरेबिया, और ईस्टर्न फ्रंट पे ओमान इसकी बाउंड्री बनाता है। साउथ में इसके गल्फ ऑफ एडन है, वेस्ट में रेड सी है, और रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को जोड़ता है यहाँ पे बाबल मंदब। ठीक है, तो बाबल मंदब स्ट्रेट के बारे में भी याद रखिएगा। गल्फ ऑफ एडन किसका पार्ट है? तो अरेबियन सी का पार्ट है। अगर आप इस बाबल मंदब को क्रॉस कर जाओ तो कहां पहुंच जाओगे? या तो एरिट्रिया पहुंचोगे, या दीजिपीती पहुंचोगे, या सोमालिया पहुंचोगे। ये तो हो गई इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। येमेन की पॉलिटिक्स में रिसेंटली कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। यूएस में प्रेसिडेंट आ गए जो बाइडेन। जो बाइडेन आते ही
सऊदी अरेबिया ने जो 6 साल से जंग छेड़ रखी है यमन में, इस जंग को सपोर्ट करने से यूएस ने मना कर दिया। हालांकि यूएस ने यह भी बोला कि सऊदी अरेबिया की सोवरेनिटी को जो खतरा है और सऊदी अरेबिया के खिलाफ जो अटैक्स हो रहे हैं यमन की तरफ से, उसमें हम सऊदी अरेबिया का सपोर्ट करेंगे। बट ब्लैटेंटली सऊदी अरेबिया ये जो यमनीज को मार रहा है और हाउदीज के अगेंस्ट एक पूरी जंग खोल के बैठा है, इसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो वेपन सेल्स को यहाँ पे बंद कर दिया सऊदी अरेबिया को। यमन के लिए एक स्पेशल एनवॉय को अपॉइंट किया जो बाइडेन ने। और शिया हाउदी रेबल्स, जिसको अब तक यूएस ने एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रखा था, उसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट से हटा दिया है। ठीक है भाई, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यमन के लिए अच्छी न्यूज है, हाउदीज के लिए अच्छी न्यूज है। हाउदीज को यहाँ पे प्रोएक्टिवली यूएस के साथ इन्वॉल्व होकर बात करनी चाहिए अगर यूएस वॉलंटियरली इस काम को कर रहा है तो। इससे पहले के जो यूएस के प्रेसिडेंट्स रहे बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यमन के ऊपर उतना ध्यान दिया नहीं। वहां पे मल्टीपोलर सिविल वॉर चल रहा था, सऊदी बॉम्बिंग चल रही थी, लोग मर रहे थे भाई। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जो हो रहा है होने दो, केओस हो रहा है होने दो, ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ मचा हुआ है मचा रहने दो, ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे। कौन? डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा। लेकिन यहाँ पे जो बाइडेन इन्वॉल्व हो रहे हैं और जो बाइडेन ने कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया की तरफ से अपने सपोर्ट को खींचा है। बहुत हॉलिस्टिकली अगर आप इस टॉपिक को समझना चाहते हो दोस्तों, तो यमन सिविल वॉर पे मैंने एक वीडियो बना रखी है। ठीक है ना, कौन यमन में लड़ रहा है, हाउदी मूवमेंट क्या है, यूएस कैसे इन्वॉल्व है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब चीजें मैंने कहीं ना कहीं इस वीडियो में कवर कर रखी है, तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हो। अब अगर आप यमन की क्राइसिस की बात करो तो यमन की क्राइसिस में केवल सऊदी और हाउदी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन, सिविल, जियोपॉलिटिकल, सेक्टरियन हर प्रकार के यहाँ पे टेंशन इन्वॉल्व है। मार्च 2015 में ये बवाल चालू हुआ था जब सऊदी अरेबिया, यूएई और उनके एलाइज ने मिलकर यमन के खिलाफ धावा बोल दिया। उन्होंने क्या बोला कि इस हाउदीज को उखाड़ फेंकेंगे। हाउदीज को क्यों उखाड़ फेंकेंगे? क्योंकि ये हाउदी को बैक एंड से सपोर्ट मिल रहा है ईरान, और ईरान सऊदी अरेबिया, यूएई का कट्टर दुश्मन है। तो इनका टारगेट क्या है कि भाई हमें ईरान को हराना है और ईरान बैकएंड से हाउदीज को सपोर्ट दे रहा है, तो कैसे ना कैसे करके हाउदीज को हटा दो। अभी हाउदीज को कैसे हटाना है? तो ये जो कैपिटल है सना, इस सना में हाउदीज का बेस बना हुआ है। तो आप एक काम करो, सना नाम की कैपिटल से हाउदीज को हटा दो। इसके लिए भाई पूरा का पूरा एक आप कह सकते हो जंग सी छेड़ दी। इससे पहले कौन राज कर रहा था आपका यमन के अंदर? अब ये अबराद बुदा मंसूर हादी राज कर रहे थे। ठीक है भाई, हादी साहब को भी उखाड़ के भगा दिया वहां पे हाउदीज ने। अब ये चाहते हैं सऊदी अरेबिया वाले कि भाई ये जो हादी हैं वापस पावर में आ जाए। अब ये तो देश के अंदर ही नहीं रह पा रहे हैं, भाग के सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों में छुपे हुए, तो ये क्या ही राज करेंगे। अब तो देखिए हाउदीज का वहां पे कंट्रोल आ चुका है। अब हाउदीज के ऊपर आप कितने भी बम फेंक लो, 2015 से तो बम फेंक ही रहे हो ना, 6 साल तो हो ही गए हैं ना, आप नहीं हटा पाए उनको वहां से। तो कुल मिला के यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने सपोज क्या किया था, सऊदी अरेबिया ने चाहा क्या था? सऊदी अरेबिया ये चाहता था कि यमन के ऊपर ब्लॉकेड लगा देंगे, हाउदीज के ऊपर मिलिट्री एक्शन लेंगे, तो मिलिट्रीली इनको दबा देंगे और फाइनली हाउदीज को हम नॉर्थ वेस्ट ऑफ द कंट्री से हटा देंगे। लेकिन ऐसा कर नहीं पाए सऊदी अरेबिया वाले। हाउदीज मिलिट्रीली और इकोनॉमिकली आज भी नॉर्थ वेस्ट यमन में डटे बैठे हैं और उनको यमन से निकालना लिटरली इम्पॉसिबल हो रहा है। सऊदी अरेबिया को, यूएई को बस एक सक्सेस मिली है कि हाउदीज यमन के नॉर्थ वेस्ट वाले इलाके में कंसंट्रेटेड है, उसके आगे नहीं बढ़ पाए हैं। ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है ना आपका यमन का, केवल यहां पे हाउदीज कंसंट्रेटेड है, उससे आगे वो अपने कंट्रोल को नहीं ले जा पाए। बस इतना ही फायदा हुआ है सऊदी अरेबिया को, इससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ है। सऊदी अरेबिया जिस गवर्नमेंट को बैक कर रही है वो साउथ में अपना जोर नहीं बना पा रही है। साउथ में एक नई ऑर्गेनाइजेशन आ गया, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप आ गया जिसका नाम है साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल। 1990 से पहले यमन दो भागों में डिवाइडेड था। अब ये साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल बोल रहा है कि 1990s में जो दो डिवाइडेड वाला यमन था जिसको मिला के एक देश कर दिया गया था, इसको आप फिर से डिवाइड करो। और साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल अब अपने लिए एक अलग जमीन मांग रहा है, एक अलग देश मांग रहा है। साउदर्न यमन वो पूरा अपना अलग मान रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को यूएई सपोर्ट कर रहा है, और साउदर्न ट्रांजिशन काउंसिल को यूएई सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो लड़ाई चल रही है ना आपकी हाउदी रबर्स के अगेंस्ट, यहाँ पे यूएई सऊदी अरेबिया को अब सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके कॉलिशन से अब वो बाहर निकल चुका है, जिसके चलते यमन में जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। अगर आप बात करो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन की, तो जो वॉर चल रहा है आपका यमन में, उसके चलते अब तक 10,000 लोगों की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है। पूरी कंट्री ऑलमोस्ट फेमिन के कगार पे खड़ा हुआ है। 50,000 यमनीज भूखे मर रहे हैं
और 16 मिलियन येमेनीज इस साल हंगरी हैं, बिल्कुल ही भूखे हैं। ये फूड असिस्टेंस पे डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि जो फूड असिस्टेंस ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं यमन में, इस सिविल वॉर के चलते वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। और जब वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं तो यमन के पास ना खाने के लिए खाना है, ना प्रॉपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कोई मेडिसिन है। प्रॉपर तरीके से बर्बादी सी मची हुई, केओस सा मचा हुआ है, ठीक है ना, सब कुछ बर्बाद सा हो रखा है। कहाँ पे? आपका यमन के अंदर। तो भाई सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। ये वेक्स्ड मल्टीपोलर जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको सॉल्व करना जरूरी है। अभी हम सबको ये पता है कि ये सॉल्व करना आसान नहीं है। यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्टेप इन करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टेप इन तो हो रही है, बट कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ढूंढ पा रहा। सऊदी अरेबिया कुछ और बोल रहा है, इजराइल कुछ और बोल रहा है, यूएसए कुछ और बोल रहा है, चाइना रशिया का एक अलग ही स्टैंड है। रिसेंटली इस हफ्ते यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई और इस कॉन्फ्रेंस में बात की गई कि भैया कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं और यमन में जो लोग परेशान हैं उनके लिए कुछ करते हैं। तो बात हुई कि भैया 2.41 बिलियन डॉलर रुपीस चाहिए यमन में लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन केवल 1.35 बिलियन डॉलर के प्लेजेस आए हैं। मतलब ओवरऑल कंट्रीज ने मिलकर कहा है कि भाई हम टोटल मदद 1.35 बिलियन डॉलर की कर पाएंगे। मतलब एड ऑपरेशंस कहीं ना कहीं इंपैक्ट होंगे। ये जो 2.41 बिलियन डॉलर्स का अमाउंट था, ये बेसिक खाना और दवाइयां देने के लिए जरूरी था। बेसिक खाना और दवाई देने वाला अमाउंट भी पूरी तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पे नहीं लेके आ पा रही। इंटरनेशनल कम्युनिटी का ये बोलना है कि हम भैया अपने ही देश में बहुत परेशान हैं, हम दूसरों की प्रॉब्लम्स क्या समेटते फिरे। तो हर कोई अपना हाथ ऐसे समय पे खींचने लगता है। फिर भाई जो थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटेरियन वर्क हो सकता है यमन में वो किया तो जा रहा है, लेकिन फाइटिंग नहीं रुक रही है। ठीक है, फाइटिंग चालू है। सऊदी अरेबिया अपनी तरफ से अटैक कर रहा है और यमन के जो हौदी रेबल्स हैं वो अपनी तरफ से अटैक कर रहे हैं। तो ये जो सऊदी अरेबिया की स्ट्रेटजी थी ना कि ब्लॉकेट करके और बम गिरा के हम यमन को हरा देंगे, वो हरा नहीं पाएंगे, हरा नहीं पाए हैं। हाउदीज के पास आज भी वेपन्स हैं, गोलियां, ड्रोन्स, बॉम्ब्स सब हाउदीज के पास आ रहे हैं, ज्यादातर ईरान मेड है। एडवांस्ड ड्रोन्स मिले हैं भाई हाउदीज को, और इन एडवांस्ड ड्रोन्स के चलते सऊदी अरेबिया के अंदर अब बम बरसा रहे हैं हाउदीज। मतलब कि हाउदी अपने आप को बचा नहीं रहे हैं, वो पलट के सऊदी अरेबिया को मार रहे हैं। तो आप समझ ही लो कि हाउदीज को निकाल पाना यहाँ पे कितना मुश्किल है। और इसके चलते अगर आप बात करो तो सबसे ज्यादा कौन सफर कर रहा है? सबसे ज्यादा यमन के लोग सफर कर रहे हैं। इस बात को कोई भी नहीं समझ पा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सिचुएशन बिगड़ी है इसके लिए हाउदीज भी रिस्पॉन्सिबल है और सऊदी अरेबिया भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है भाई, तो अब दोनों साइड से यहाँ पे एक नेगोशिएशन की जरूरत है और इस नेगोशिएशन को करवाने में यूएसए एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। यूएसए और सऊदी अरेबिया के रिश्ते बहुत लंबे समय से अच्छे रहे, तो यूएसए सऊदी अरेबिया के ऊपर प्रेशर डाल सकता है कि भाई आप थोड़ा बहुत निगोशिएट करना शुरू करो हाउदी रेबल्स के साथ। साथ साथ हाउदी रेबल्स को भी समझ में आना चाहिए कि अगर आपको टेररिस्ट लिस्ट की कैटेगरी से हटाया जा रहा है और यूएस का प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं शांति वार्तालाप करने की कोशिश कर रहा है, तो आप भी बैठ के बातचीत करो। आप भी कब तक पागलों की तरह लड़ते रहोगे? भाई कहीं ना कहीं तो आपको बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी ना। एक सीज फायर तो सबके इंटरेस्ट में है। तो अगर सऊदी अरेबिया को थोड़ा चुप करा पाता है यूएस की सरकार को, तो हाउदी अरेबियंस को भी बैठ के बात करनी चाहिए। ओके, ये सब बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। तो कुल मिला के डिप्लोमेटिक असिस्टेंस की जरूरत है, सीज फायर की जरूरत है। इसके लिए सबसे पहले क्या जरूरत है? सबसे पहले जरूरत यह है कि रियाद ने जो ब्लॉकेट लगा रखा है यमन के ऊपर, यमन के ऊपर बहुत प्रकार के ब्लॉकेट्स लगा रखे हैं, किसी प्रकार की सिविल सप्लाईज नहीं पहुंचने दे रहा यमन के पास। ठीक है, सैंक्शंस जितने हो सकते हैं सऊदी अरेबिया ने लगवा रखे। तो इस प्रकार की जो भी डिस्क्रिमिनेटरी चीजें सऊदी अरेबिया ने हाउदी रेबल्स के ऊपर लगा रखी, हाउदी रेबल्स की डिमांड है कि हमारे ऊपर से हटाओ, फिर हम लोग निगोशिएट करेंगे। अब देखते हैं आगे यूएस कितना यहाँ पे चीजों को निगोशिएट कर पाता है। ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। क्लियरिंग अ लो बार, द गवर्नमेंट मस्ट रिविजिट स्पेक्ट्रम ऑक्शन फॉर्मूलाज, अनरियलिस्टिक प्राइसिंग्स एंड रेगुलेटरी नॉर्म्स। इसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो कवर की है। आपको हल्की फुल्की बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में दे देता हूँ। टेलीकम्युनिकेशन का लेटेस्ट ऑक्शन हुआ। सेंटर के पर्सपेक्टिव से ऑक्शन सक्सेसफुल था। क्यों सक्सेसफुल था मैं आपको बताता हूँ। ओवरऑल 2308.8 मेगाहर्ट्ज की रेडियो वेव्स यहाँ पे ऑफर पे थी, जिसमें से 855.6 मेगाहर्ट्ज की रेडियो वेव्स को खरीदा गया है। ठीक है भाई, अब जब 2300 मेगाहर्ट्ज की रेडियो वेव्स ऑफर पे थी और खरीदा केवल 855 मेगाहर्ट्ज को गया है, तो ये सक्सेसफुल कैसे हुआ? सक्सेसफुल इसलिए हुआ दोस्तों यहाँ पे, चूंकि देखिए सरकार को यह उम्मीद थी कि पहले राउंड ऑफ सेल से हमको केवल 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। ठीक है ना भाई, सरकार वॉज
एक्चुअली गवर्नमेंट का एस्टिमेट ये था कि फर्स्ट राउंड ऑफ सेल से वी विल गेट अराउंड 45,000 to 50,000 करोड़ ऑफ रुपीज, बट एक्चुअली में सरकार को मिल गया 77,815 करोड़। इस 77,850 करोड़ में से 57,123 करोड़ तो रिलायंस जियो ने दिए हैं। रिलायंस जियो ने लगभग 855 हर्ट्ज के स्पेक्ट्रम में से 488 तो रिलायंस जियो ने खरीदा है। ओके, तो ओवरऑल 57,123 करोड़ की जो सेल करी है ना रिलायंस जियो ने, इससे सरकार के थोड़े बहुत पैसे यहाँ पे बन गए जो 77,800 करोड़ रुपीस बने। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये जो पूरा स्पेक्ट्रम अगर बिकता 2308 मेगाहर्ट्ज का, तो सरकार को मिलते 3.92 लाख करोड़, वो सरकार को नहीं मिल पाए हैं। अब आप इसको सरकार की सक्सेस कह लीजिए या सरकार का फेलियर कह लीजिए, ये अलग अलग परसेप्शंस पे डिपेंड कर सकता है। कुछ बातें यहाँ पे करने वाली क्या थी कि भाई सरकार ने कि 100% में से केवल 37% वेव्स बिकी, चलिए कोई नहीं। और ये जो 3 वेव्स खरीदी है मेजर प्लेयर्स ने खरीदी है। मेजर प्लेयर्स ने इनको क्यों खरीदा है? क्योंकि भाई मेजर प्लेयर्स को एसेंशियल एयरवेव्स चाहिए। अब जियो को, एयरटेल को अपने नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग करना है। नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो भाई दे हैव टू स्ट्रेंथन देयर एयरवेव स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ की जो एलोकेशन है वो जियो को, एयरटेल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादा चाहिए, तो उन्होंने जितना जरूरत थी एक्स्ट्रा उतना यहाँ पे खरीद लिया। लेकिन जो कॉस्टलियर बैंडविड्थ ऑफरिंग्स थी उनको उन्होंने अवॉइड किया। अब आप बोलोगे कि कॉस्टलियर बैंडविड्थ ऑफरिंग कौन सी थी, तो 700 मेगाहर्ट्ज का जो लोअर फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम था इसमें कोई सेल नहीं हुई। अब यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो 700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम, इसके फायदे क्या क्या हैं। फायदा ये है कि जो हाईली अर्बनाइज सेटिंग्स होती हैं, जो बड़े बड़े शहर होते हैं जो कि डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी एक इलाकों में अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और वो बहुत ज़्यादा फ़ोन से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो नेटवर्क सिग्नल्स हैं वो कम हो जाते हैं, नेटवर्क की जो क्वालिटी है वो गिर जाती है। तो ऐसे केसेस में इन पुअर सिग्नल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए अगर किसी टेलीकॉम ऑपरेटर के पास 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो एक अर्बनाइज सेटिंग में भी अच्छा आप कह सकते हो कि सर्विस प्रोवाइड की जा सकती है। ये बात यहाँ पे बोली गई है। बट प्रॉब्लम यह है कि 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में किसी ने भी खरीदा नहीं है स्पेक्ट्रम को। और पहले भी जब मैंने स्पेक्ट्रम एलोकेशन आपको समझाया था, तो अगर आपने अपनी एयरवेव्स को इस्तेमाल नहीं किया तो ये वेस्टेड एसेट है, ऐसा नहीं कि ये बचा रहेगा, ठीक है ना भाई, ये वेस्टेड एसेट है। तो बेटर यहाँ पे सरकार के लिए ये रहता है, ये बोला जा रहा है कि अगर ये 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को एक अफोर्डेबल प्राइस में अगर इन टेलीकॉम प्लेयर्स के लिए अवेलेबल कराया जाता, तो ज्यादा प्लेयर 700 मेगाहर्ट्ज में चीजों के लिए ऑक्शन करते और ज्यादा पैसा सरकार के पास आता और लोगों के पास भी बेहतर सर्विस पहुंचती। लॉन्ग टर्म में जो टेलीकॉम प्लेयर्स हैं ये भी प्रॉफिटेबल हो जाते। लेकिन सरकार ने 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा ओवर प्राइस कर रखा है और उस ओवर प्राइस करने के चलते टेलीकॉम सेक्टर को काफी नुकसान हो रहा है, टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर काफी प्रेशर पड़ रहा है। इसलिए कोई भी 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की एयरवेव्स को नहीं खरीद रहा है। तो बस यहीं पे बोला जा रहा है, फॉर ऑल द ब्रेव ट्रक ऑन द ऑक्शंस आउटकम प्रोवाइडिंग एश्योरेंस द नेशंस टेलीकॉम अथॉरिटीज नीड टू टेक अ हार्ड लुक एट द एंटायर पॉलिसी फ्रेमवर्क। मतलब ये पूरा का पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क है कि आप कौन से बेसिस पे कितने पैसों पे इन स्पेक्ट्रम एयरवेव्स को एलोकेट कर रहे हो, उसको ओवरसी करने की जरूरत है। और ये देखने की जरूरत है कि इंडस्ट्री में जो डाउट है, इंडस्ट्री में जो प्रिकैरिटी है, इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत है। इसको सॉल्व करके आप इंडस्ट्री में एक फेयर प्ले फील्ड बना पाओगे और उस फेयर प्ले फील्ड के थ्रू आप इस बात को इंश्योर कर पाओगे कि हाँ भाई, जितने भी टेलीकॉम प्लेयर्स हैं उनको सस्ते में स्पेक्ट्रम्स मिल जाए, अगर सस्ते में नहीं तो कम से कम अफोर्डेबल स्पेक्ट्रम्स मिल जाए, जिन अफोर्डेबल स्पेक्ट्रम्स के चलते वो अच्छी सर्विसेज कंज्यूमर्स को इस्तेमाल कर सके। और ये जो खाली पड़े हुए स्पेक्ट्रम हैं, एयरवेव्स हैं, इनको भी इस्तेमाल किया जाए। चूंकि खाली पड़े हैं तो कोई मतलब नहीं है इनका, ये वेस्ट ही हो रहे हैं। फिर आज का फाइनल आर्टिकल, विद बाइडेन इंडिया में नीड अ न्यू टेम्पलेट डिस्पाइट एक्यूमुलेटेड गुडविल न्यू दिल्ली नीड्स इमेजिनेटिव एंगेजमेंट टू डील विद द डेमोक्रेट कंट्रोल्ड हाउस। देखिए भाई, 117वीं यूएस कांग्रेस बनी है और नए प्रेसिडेंट है जोसेफ आर बाइडेन। जोसेफ आर बाइडेन की लीडरशिप में क्या रिलेशनशिप होने वाला है इंडिया और यूएसए के बीच में, उसके बारे में बात की गई। अगर आप बात करो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में दोस्तों एक छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं। ये छोटे छोटे ग्रुप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक इशू को लेके चीजें उठाते हैं। अब एक छोटा ग्रुप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का है जिसका नाम है इंडिया कॉकस। ठीक है भाई, ये जो इंडिया कॉकस नाम का जो ग्रुप है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का, एक छोटा सा ग्रुप है, वॉशिंगटन डीसी में बेस्ड है, 1990s में बना था। और कंट्री स्पेसिफिक जो कॉकसेस अलग बने हुए हैं उसमें से सबसे ज्यादा अगर बड़ा कोई कॉकस है तो वो इंडिया कॉकस है।
इस इंडिया कॉकस के को चेयरमैन है ब्रेड शेरमैन, जो कि डेमोक्रेट पार्टी के हैं। स्टीव शेबॉट हैं इसके को चेयरमैन, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हैं। और इसके वाइस चेयरपर्सन है रोहित खन्ना। रोहित खन्ना इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन है तो अमेरिकन बट इंडियन ओरिजिन है, डेमोक्रेट है रोहित खन्ना। और ये रोहित खन्ना भी वाइस चेयरपर्सन है किसके, इंडिया कॉकस के। अभी रिसेंटली इंडिया कॉकस के रिप्रेजेंटेटिव्स किससे मिले, यूनाइटेड स्टेट्स में इंडिया के जो एम्बेसडर हैं जिनका नाम है तरनजीत सिंह सिंधु, उनसे मिले। और जब तरनजीत सिंह सिंधु से मिले तो वहां पे फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बात की जा रही है। जब मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जब भी भारत की सरकार के किसी रिप्रेजेंटेटिव से आप फार्मर प्रोटेस्ट के रिस्पेक्ट में बात करते हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि आप भारत की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हो, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट सीधे सीधे भारत की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो कुल मिला के क्या बोला जा रहा है, कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि मिस्टर शर्मन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया कॉकस क्या बोल रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेमोक्रेसी को मेंटेन करना है, इस बात को इंश्योर करना है कि प्रोटेस्टर्स पीसफुल मैनर में प्रोटेस्ट कर सके, उनको इंटरनेट और जर्नलिस्ट का जो इंटरनेट का फ्रीडम है वो मिले, जर्नलिस्टिक फ्रीडम है वो मिले। तो इस प्रकार के मैसेज यूएस की तरफ से भी इंडिया को दिए जा रहे हैं। क्या इस समय पे इंडिया की जो रूलिंग स्टैब्लिशमेंट उसको इस प्रकार के मैसेज पसंद आएंगे? ऑब्वियसली नहीं पसंद आएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक विदेशी कंट्री इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रही है। देखिए, मैं और आप इस देश के नागरिक हैं, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं भारत की सरकार को, क्योंकि हमारे पास ये ताकत है कि हम चुन के उनको चुन सकते हैं, हटा सकते हैं। लेकिन एक बाहर का देश, एक अमेरिका जैसा देश जिसने पूरी दुनिया में तरखाट मचाया है, पूरा दुनिया में आज की डेट में भी जहां जंगें चल रही हैं, बवाल चल रही है, कहीं ना कहीं उसके लिए अमेरिका रिस्पॉन्सिबल है, वो इंडिया को लेक्चर दे रहा है कि आप डेमोक्रेसी को मेंटेन करो, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करवाओ। थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ऐसा अभी के लिए हो रहा है। अब यहां पे आपको कुछ कंटेक्स्ट समझने पड़ेंगे। रोहित खन्ना की बात की जाए तो आप कह सकते हो कि अभी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 4 इंडियन अमेरिकन, उसमें सबसे यंग है आपके रोहित खन्ना। वो 4 इंडियंस कौन है? एक है रोहित खन्ना, एक है प्रमीला जयपाल, एक है डॉक्टर एमी बेरा और डॉक्टर राजा कृष्णमूर्ति। रिसेंटली ये देखने को मिल रही है टेंडेंसी कि ये जो इंडियन अमेरिकन हैं, जो कि अमेरिका के गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, इनकी ज्यादा बन नहीं रही है इंडिया की रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इंडिया की रूलिंग स्टेटमेंट्स की जो व्यू पॉइंट्स रहे हैं और जो इंडियन अमेरिकन के जो व्यू पॉइंट रहे हैं वो बहुत अलग रहे हैं। आपको याद होगा कि डॉक्टर प्रमिला जयपाल, ये जो मिस प्रमिला जयपाल है, ये एक मीटिंग को होल्ड कर रही थी, उस मीटिंग को हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ज्वाइन करने से ही मना कर दिया था। दिसंबर 2019 में जब जयशंकर साहब यूएसए गए थे, वहां पे एक मीटिंग को इनको अटेंड करना था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, लेकिन उस मीटिंग को प्रमिला जयपाल की वजह से एस जयशंकर साहब ने अटेंड करने से ही मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहां पे इंडियन गवर्नमेंट एक लिमिट से ज्यादा क्रिटिसाइजमेंट सुनने की हालत में भी नहीं है। अगर आप बात करो इंडियन अमेरिकन की, भाई इंडियन अमेरिकन एक बहुत ताकतवर फोर्स है। 4 मिलियन लोग इंडिया के अमेरिका में काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो 4 मिलियन लोग हैं सारे के सारे टैलेंटेड हैं, क्योंकि इंडिया से अमेरिका वही जाता है जिसके अंदर टैलेंट है। अमेरिका किसी को भी अपने देश में आने नहीं देगा। अमेरिका बिल्कुल सेलेक्टेड टैलेंटेड लॉट को ही अपने देश में आने देगा। तो हमारे देश के जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं वो अमेरिका चलेगा, और जो टैलेंट है वो कभी ना कभी अपने आप को पैसे कमाई लेगा, अमीर बनी जाएगा। तो ये जो इंडियन कम्युनिटी है ना यूएस के अंदर, ये काफी इन्फ्लुएंशियल है, ये काफी पैसे वाली कम्युनिटी है। और अब तो धीरे धीरे करके इस कम्युनिटी के लोग अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में भी घुस रहे हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 4 इंडियन अमेरिकन हैं। और आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं कमला हैरिस देवी को भी इंडिया के साथ जोड़ा जाता है। वो तो वाइस प्रेसिडेंट बन चुकी है, हालांकि वो अपने आप को इंडिया का बोलती नहीं है, वो प्रॉपरली अपने आप को अमेरिकन ही बोलती है। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें यहाँ पे हैं। तो चाहे पोखरण एक्सप्लोजन हुए हो, चाहे सिविल न्यूक्लियर डील साइन हुई हो इंडिया अमेरिका के बीच में, इन सब में एक मेजर रोल किसने प्ले किया है? इन सब में एक मेजर रोल प्ले किया है इंडियन अमेरिकन ने। और ये इंडियन अमेरिकन कहीं ना कहीं एंटी करंट रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट होते नजर आ रहे हैं। ये अलग बात है कि अमेरिका में रहने वाली जो इंडियन आबादी है वो मोदी साहब को सपोर्ट करे, और जो वहां के गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो लोग हैं वो मोदी जी के अगेंस्ट हो। बट कहीं ना कहीं जो इंडियन अमेरिकन इन्फ्लुएंशियल है अमेरिका की पॉलिटी में, वो हमारी रूलिंग स्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते नजर आए हैं। इसके चलते कहीं ना कहीं इंडियन अमेरिकन का क्या रोल है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज इमेज इन अमेरिका, ये यहाँ पे बहुत मैटर करता है। अपनी इस इमेज को सुधारने के लिए इंडिया ने भी बहुत कुछ किया है। आपको बताओ हमारे फॉरेन मिनिस्टर कौन है? जयशंकर साहब। जयशंकर साहब पहले एम्बेसडर रह चुके हैं आपके यूएसए में, ठीक है ना। करंट फॉरेन सेक्रेटरी कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला साहब, ये भी पहले एम्बेसडर रह चुके हैं यूएस में।
तो कहीं ना कहीं हमारे टॉप पे जो लोग बैठे हुए हैं ना, वो ऑलरेडी यूएस की पॉलिटी, वॉशिंगटन डीसी के काम करने के तरीके को समझते हैं। तो आप देखिए कि रिसेंटली एक लीडियन इंडियन थिंक टैंक की एक यूएस की ब्रांच खोली गई है। यूएस में इंडिया की इमेज को बढ़ाने में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके साथ साथ अगर आप देखिए तो रिसेंटली अक्टूबर 2019 में एक इंडिया यूएस पार्लियामेंट्री एक्सचेंज कराया गया, जिससे पार्लियामेंटेरियंस एक दूसरे की कंट्री की दूसरे कंट्री में जाके बातचीत कर सके और गुडविल को यहाँ पे बिल्ड किया जा सके। तो कुल मिला के यहाँ पे इंडिया बैक एंड चैनल से अपना लोकल प्रोपेगेंडा इस प्रकार से फैला रहा है कि भाई इंडिया की इमेज अमेरिका के अंदर अच्छी रही। अमेरिका के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कुछ डेमोक्रेट्स हैं, वो ओपनली इंडिया के अगेंस्ट बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स को लेके, डेमोक्रेसी को लेके। इंडिया किस हद तक अमेरिका में अपने प्रोपोगेंडा को और अपने इंटरेस्ट को बचा पा रहा है, ये इस बात से पता चलेगा कि जब हमारे पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम आएंगे रशिया से, उस समय पे क्या काटसा के अंदर हमारे ऊपर यूएस सैंक्शंस लगाएगा, ये देखना बाकी है। क्योंकि S-400 मिसाइल सिस्टम्स तो हम रशिया से लेंगे ही लेंगे, वो हमारी रिक्वायरमेंट है। और एक बार हम वो लेते हैं तो काटसा के अंदर से अगर हमारे अगेंस्ट सैंक्शंस नहीं लगते हैं तो उसको हमारी एक बड़ी जीत कहा जाएगा। क्योंकि भाई रशिया अमेरिका का एक एडवर्सरी है, और अमेरिका के एडवर्सरी से अगर आप वेपन्स खरीदोगे तो आप अमेरिकन सैंक्शंस के अंदर आओगे। तो S-400 सिस्टम खरीदने के बाद भी अगर हम अमेरिकन सैंक्शंस के अंदर नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है। ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर के वी प्रसाद, ये एक फुल ब्राइट अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के कांग्रेसनल फेलो रह चुके हैं। तो ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बहुत सकिंग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप मैं जस्टिस कर पाया हूँ। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।